डियर स्टूडेंट, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीके जीएस क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। मैं डॉक्टर शगुफ्ता आपके साथ क्लास जो लेकर आई हूँ वो है इतिहास के मध्यकालीन भारत का। मैंने अपने विगत क्लासों में ही आपसे कहा था कि हम मध्यकालीन भारत में सल्तनत काल पे चर्चा करेंगे और इसी क्रम में मैंने पिछले क्लास में आपको सल्तनत काल के अंतर्गत आने वाले वंशों, शासकों और उनके काल अवधि पर चर्चा की थी। एक आपको चार्ट के माध्यम से बताया था। आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे और सल्तनत काल के ही सबसे पहले वंश, सल्तनत काल का जो सबसे पहला वंश है गुलाम वंश, गुलाम वंश के शासकों का कार्यकाल, उनकी उपलब्धि, उनके द्वारा किए गए युद्ध, उनकी नीतियों की चर्चा एक एक करके करेंगे। अगर गुलाम वंश की बात की जाए तो गुलाम वंश के शासकों के क्रम में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, फिर आराम शाह, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान और अंतिम शासक के रूप में नसीरुद्दीन मोहम्मद, मोहम्मद शाह। कई शासक हैं लेकिन अंतिम शासक और शक्तिशाली शासक के रूप में जिस शासक को हम देखते हैं वो हैं बलबन। बलबन के बाद उनके पौत्र कैकुबाबाद बैठते हैं गद्दी पर और कैकुबाबाद के साथ ही गुलाम वंश की सत्ता समाप्त हो जाती है। तो हम अपने आज के इस क्लास में गुलाम वंश के शासकों उनकी चर्चा करेंगे सीरियल वाइज, जैसे क्रम से वो गद्दी पर बैठते हैं और उनके विषय में आपको जानकारी देंगे। मैं आपके साथ जो चर्चा करूंगी वो पीडीएफ के माध्यम से होगा ताकि आपके लिए नोट्स बनाना आसान हो। मैं बार बार कहती हूँ, इतिहास या अन्य किसी भी विषय का जो मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर रही हूँ, मकसद है आपके नोट्स को कंप्लीट करवाना, क्योंकि आपका नोट्स कंप्लीट होगा तो आप किसी भी प्रकार के परीक्षा को आसानी से निकाल सकेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं वही कहूँगी कि जो हमारे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के नोटिफिकेशन उन्हें सबसे पहले प्राप्त हो सके। और जो लोग वीडियो को पसंद करते हैं, जिन्हें लगता है ये स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक है, वो लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर उन छात्रों तक पहुंचेगा जिन तक इस लॉकडाउन में ऑफलाइन क्लास पॉसिबल नहीं है। तो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से उनके बीपीएससी मेंस की तैयारी हो, 66वीं बीपीएससी पीटी की तैयारी हो, यूजीसी नेट जुलाई में जो होने वाला है उसकी तैयारी हो, या फिर एसआई मेंस की तैयारी हो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए उनको लाभ मिलेगा, उनके क्वेश्चन की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश में हम देखते हैं, डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आज आपके साथ गुलाम वंश के शासकों के विषय में चर्चा करूंगी एक एक करके। तो गुलाम वंश, जिसे ममलूक वंश भी कहते हैं, स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, जबकि आप कुछ पुस्तकों में देखेंगे कि वास्तविक संस्थापक के रूप में इल्तुतमिश का नाम भी आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी का सिपह सलार था, मोहम्मद गौरी का ग़ुलाम था और मोहम्मद गौरी के भारत से जाने के बाद भारत में उसका प्रतिनिधि भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ममलूक वंश की स्थापना की। ममलूक का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान, यानी ऐसे संतान या ऐसे लोग जिनका आपस में रक्त का कोई संबंध ना हो। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के साथ ही लाहौर की जनता के आग्रह पर कुतुबुद्दीन ऐबक भारत की सत्ता अपने हाथ में लेता है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक कभी भी अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाता है, अपने नाम का सिक्का नहीं चलवाता है और ख़ुद को सल्तनत का बादशाह घोषित नहीं करता है। अगर बात की जाए कुतुबुद्दीन के नाम की, तो कुतुबुद्दीन का नाम ऐबक, ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। ए मतलब चंद्रमा और बेक मतलब स्वामी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम का अर्थ था चंद्रमा का स्वामी, शाब्दिक अर्थ में अगर देखा जाए। वहीं इतिहासकार मिनहाज लिखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ की उंगली टूट गई थी, उसके हाथ की उंगली जो थी ऐबक की वो टूट गई थी और टूटी हुई उंगली के कारण वो हाथ से लूल्हा हो गया था। और फ़ारसी में हाथ से लूले व्यक्ति को एबकेशल कहा जाता है, अर्थात हाथ से लूल्हा। इसलिए कुतुबुद्दीन को ऐबक की उपाधि दी गई कि ऐबक लूल्हा था।
ये इतिहासकार मिन्हाज के अनुसार है। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की बात की जाए, कुतुबुद्दीन ऐबक के उपाधियों की बात की जाए तो वो लाखों में दान देता था। दान देने में बहुत ज़्यादा ही वो दिल खोल कर दान करता था। उस ज़माने में वो लाखों में दान देता था, जिस कारण उसको लाख बख्श की उपाधि मिली थी। उसे द्वितीय हातिम भी कहा गया है। वो जब मोहम्मद गौरी का सिपह सलार था तब उसको मलिक की उपाधि भी दी गई थी। हाथी दान देने के लिए उसे पील बख्श भी कहा गया है। अर्थात कि कुतुबुद्दीन ऐबक की कई उपलब्धियां हैं। पील बख्श, लाख बख्श, कुरान ख्वां, हातिम द्वितीय, मलिक, सिपह सलार, इस तरह से कई उपाधियों के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। लेकिन अगर इन शॉर्ट में बात करें उसके निजी जीवन की तो वो काफ़ी उदार व्यक्ति था, दानी था, उदार था। कई मामले में वो कुरान पर चलने वाला था, इस्लाम के प्रति उसकी रुचि थी और उसके आध्यात्मिक गुरु जो थे वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, जिनके याद में उसने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। राजारोहण जब हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक का तब उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। मैंने आपको पहले ही बताया, वो सिपह सलार या मलिक की ही पदवी से संतुष्ट था। उसने अपने नाम का ना खुतबा पढ़वाया ना सिक्का चलवाया। उसने दिल्ली से कभी शासन नहीं किया। पूरे समय जब तक वो जीवित रहा, 4 साल 1206 से 1210 तक, उसने अपनी राजधानी लाहौर को रखा। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति पत्र भी मिल गई थी। उसके राजाभिषेक के 3रे वर्ष में ही उसे सुल्तान महमूद ने एक दास्ता पत्र से मुक्ति का प्रमाण दे दिया था कि वो अब दास नहीं है, और इस सम्मान को उस तक लाया था हसन निज़ामी ने, जिनका पूरा नाम निज़ामुद्दीन मोहम्मद था। तो इस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक दास्ता से मुक्त हो गया, लेकिन तब भी उसने खुद को सुल्तान घोषित नहीं किया और उसने दिल्ली की सत्ता भी अपने हाथ में ली थी, तो लाहौर की जनता के आग्रह पर बाद में उसे कुतुबुद्दीन के भतीजे ने भी भारत का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। अगर बात की जाए भारत में ग़ुलाम वंश की सत्ता की स्थापना की, तो इसका वास्तविक उत्तराधिकारी इल्तुतमिश को माना जाता है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। मोहम्मद गौरी का वो भी ग़ुलाम था, वो भी 3 बार ख़रीदा और बेचा गया। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन के बारे में देखा जाए, उनकी प्रारंभिक जीवनी देखा जाए, तो कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क था, तुर्क जनजाति से था। वह जनजाति जिसमें सुंदर स्त्री और पुरुष के लिए लोगों को जाना जाता है। तुर्क में ये जो जनजाति है, ऐबक जनजाति, ये अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के माता पिता तुर्किस्तान के ही थे। बहुत गरीबी में उसका बचपन बीता, लेकिन उसकी प्रतिभा को देखकर उसे अब्दुल अज़ीज़ कोकी ने, जो कि फ़ारस के थे, उन्होंने ख़रीद लिया था। काजी जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रतिभा को पहचान गए थे, ये काफ़ी जाने जाते थे पवित्रता के लिए, अपनी बातों के लिए। ये काफ़ी गुणी व्यक्ति थे। इन्हें अबू हनीफ़ा द्वितीय की भी उपाधि दी गई थी। अपने प्रवृत्ति के लिए, नेक प्रवृत्ति के लिए इन्हें अबू हनीफ़ा द्वितीय कहा गया था। इतिहासकार औफ़ी के अनुसार काजी ने बचपन में ही जान लिया था कि इल्तुतमिश के जो ससुर हुए कुतुबुद्दीन ऐबक, ये भी ग़ुलाम, इल्तुतमिश भी ग़ुलाम, दोनों कई बार ख़रीदे और बेचे गए, ये सुल्तान बनेंगे। इन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक बचपन में ही देखकर मुझे लगा था कि इसके अंदर शासक बनने की निशानी है। और बाद में इसे मोहम्मद गौरी को जब बेचा, तो मोहम्मद गौरी ने पहले इसे अपने घोड़े के जो अश्वशाला थी उसका अध्यक्ष बनाया। बाद में 1192 में जब गौरी भारत पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था, तब उसे अपना सूबेदार नियुक्त किया। 1192 से 1206 तक वो गौरी के प्रतिनिधि के रूप में भारत में शासन किया। 1206 में शासक खुद बना। फ़ख्र मुदब्बिर के अनुसार 1205 में ही गौरी ने उसे अपना वली अहद का अर्थ होता है उत्तराधिकारी। कहा जाता है कि 1205 में ही मोहम्मद गौरी को कोई अपनी संतान नहीं थी,
उसका उत्तराधिकारी उसका भतीजा था। लेकिन फ़ख्र मुदब्बिर के अनुसार 1205 में ही मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना वली अहद घोषित कर दिया था और उसे मलिक का पद दे दिया था। लेकिन कुछ इतिहासकारों को इसमें संदेह है। कुछ कहते हैं कि नहीं, गौरी की मृत्यु के बाद उसने ये पद लिया। लेकिन इसमें कहीं कहीं अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग राय है। मोहम्मद गौरी को, जैसा मैंने पहले बताया, अपनी तो कोई संतान थी नहीं, इसलिए जब उसकी मृत्यु हुई तो लाहौर की जनता के आग्रह पर उसने राज की सत्ता संभाली। मोहम्मद गौरी हमेशा कहता था कि मेरा अपना कोई संतान नहीं है, लेकिन ये हज़ारों तुर्क ग़ुलाम मेरे पुत्र के समान हैं। और उसके उन हज़ारों तुर्क ग़ुलामों में वो सबसे ज़्यादा स्नेह करता था मोहम्मद गौरी से। वैसे तो उसके 3 ग़ुलाम उसे बहुत प्रिय थे और उसके बहुत नज़दीक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, नसीरुद्दीन कुबाचा और ताजुद्दीन एल्दौज। ये 3 जो गौरी के मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य के दावेदार हुए और ये तीनों उसके काफ़ी निकट भी थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, नसीरुद्दीन कुबाचा और ताजुद्दीन एल्दौज, इन तीनों ने ही गौरी की मृत्यु के बाद जो गौरी की सत्ता थी उसको आपस में बांटा, उसके ऊपर शासन किया। ऐबक जो कि लाहौर में था, उसने लाहौर की सत्ता अपने हाथ में ली। कुबाचा ने सिंध की ली। एल्दौज ने गज़नी की सत्ता संभाली। और इस तरह गौरी के तीनों नज़दीकी ग़ुलामों ने अलग अलग 3 क्षेत्रों में राज किया। एल्दौज ने दिल्ली पर दावा किया। एल्दौज ने जब गज़नी की सत्ता संभाली तो उसने दावा किया कि दिल्ली भी उसके हद में आता है। लेकिन एल्दौज और कुबाचा दोनों ने ऐबक को गद्दी से हटाना चाहा, जबकि ऐबक की जो बहन थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की बहन, उसका विवाह कुबाचा से हो गया था। जब दोनों की रिश्तेदारी बीच में आई तो कुबाचा शांत हो गया। कुबाचा ने कुतुबुद्दीन ऐबक का विरोध करने का इरादा छोड़ दिया। जब कुबाचा और ऐबक एक हो गए तो एल्दौज एक तरफ हो गया और वो लगातार ख़तरा बना रहा कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी नीतियों से एल्दौज को दिल्ली की सत्ता से दूर ही बनाए रखा। एल्दौज ने जब दिल्ली पर दावा किया तो ऐबक ने कहा कि उसे युद्ध करना होगा और युद्ध करने के लिए उसे गज़नी से दिल्ली आना होगा। एल्दौज जानता था कि अगर वो गज़नी से दिल्ली आएगा तो सिंध से बढ़ते हुए कुबाचा गज़नी तक आ जाएगा। इसलिए एल्दौज ने इस बात को छोड़कर पंजाब तक ही अपनी सत्ता समेट ली। वैसे भी ऐबक के हाथों एक बार एल्दौज का पराजय हो चुका था, इसलिए एल्दौज को शांत हो जाना ही बेहतर लगा। 40 दिन तक ऐबक ने युद्ध के बाद सत्ता नहीं संभाली, क्योंकि ऐबक सत्ता नहीं संभालना चाहता था। लेकिन बाद में लाहौर की जनता के आग्रह पर उसने पुनः सत्ता संभाली और लाहौर आ गया। बंगाल, ऐबक के समय में बंगाल में कैमाज़रूमी को भेजा था उसने, जिसने अली मर्दान ख़ान को वहाँ का सूबेदार बनाया और इस तरह बंगाल भी सल्तनत काल में दिल्ली का हिस्सा बन गया। बंगाल के बाद कुछ इतिहासकारों ने जो ऐबक के बारे में बताया है, इससे ऐबक के वास्तविकता में और ऐबक के व्यक्तिगत जीवन में आपको रोशनी पड़ सकती है। जैसे आप अगर यूजीसी नेट दे रहे हैं या फिर बीपीएससी मेंस, तो इस तरह के कोटेशन आपको याद रहने चाहिए। डॉक्टर हबीबुल्लाह के अनुसार ऐबक में तुर्कों की निर्भीकता, फ़ारसियों की परिष्कृत अभिरुचि एवं शालीनता तथा ईरानी उदारता एवं सभ्यता मिश्रित थी। यानी कि आप देख सकते हैं कि हबीबुल्लाह बताते हैं कि ऐबक में जो निर्भीकता थी, निडरता थी, वो तुर्कों से थी। जो परिष्कृत अभिरुचि थी, शालीनता थी, वो किसकी थी? फ़ारसियों से थी। जो उदारता था, सभ्यता मिश्रित थी, वो किसके से थी? ईरानियों से थी। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो ऐबक का व्यक्तिगत जीवन काफ़ी उच्च कोटि का था। अगर इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार देखा जाए तो यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। आप सोच सकते हैं कि दान देने की प्रवृत्ति उसकी कितनी उच्च क्वालिटी की रही होगी। ऐबक न्यायपूर्ण राजा के रूप में प्रसिद्ध था। इतिहासकार मिन्हाज की अगर बात की जाए तो मिन्हाज के अनुसार वह वीर, उदार हृदय सुल्तान था। लाखों का दान करने के कारण वह लाख बख्श कहलाया। अगर हसन निज़ामी के अनुसार कहा जाए
तो ऐबक के आज्ञाओं से इस्लाम के उपदेशों का बहुत प्रचार हुआ और धर्म के सूर्य ने ईश्वर की सहायता रूपी अंबर से हिंद के देशों पर अपना प्रतिबिंब प्रदान किया। हालांकि ऐसा कहना तर्कसंगत नहीं है कि उसके राज्य में शेर एवं बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। सोच सकते हैं आप कि उसके व्यक्तित्व क्या था कि उसके राज्य में एक शेर और एक बकरी की कल्पना की जा रही है। एक कल्पना है कि एक ही घाट पर, यानी कि एक शक्तिशाली व्यक्ति और एक निर्बल कमज़ोर व्यक्ति दोनों एक समान हो गए थे। अगर अबुल फजल की बात की जाए तो अबुल फजल के अनुसार उसने भले एवं महान कार्य किए हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो हर तरह से परिपूर्ण था, व्यक्तिगत जीवन से में, उदारता में, निर्भीकता में, वीरता में, हर चीज़ में परिपूर्ण था, लेकिन उसका शासनकाल बहुत कम समय का रहा। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय, जिसे आज आधुनिक तौर पे हम पोलो के नाम से जानते हैं, जो घोड़े पर बैठकर स्टिक से खेला जाता है, तो चौगान खेलते समय लाहौर में घोड़े से ऐबक गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। उन्हें लाहौर में ही दफनाया गया। क्वेश्चन पूछा हुआ एग्ज़ाम में कि सल्तनत काल के किस शासक की मृत्यु न्यूटन की गति के तीसरे नियम से हुई? तो याद रखिएगा, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया यहाँ होती है। वो घोड़े से गिरते हैं और चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद उनके पुत्र आराम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। आराम शाह जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र थे, और दूसरी तरफ इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। आराम शाह एक अयोग्य थे, उनमें शासन करने की योग्यता नहीं थी। 1210 में वो गद्दी पर संभालते हैं। यह ऐबक की मृत्यु के पश्चात होता है कि वो गद्दी पर बैठते हैं। लाहौर में जब वो शासक बनते हैं तो उनके बारे में इतिहासकार कहते हैं कि आराम शाह ऐबक का पुत्र था। वहीं मिनहाज के अनुसार ऐबक की केवल 3 पुत्रियां थीं। अबुल फजल के अनुसार अगर बात की जाए तो आराम शाह ऐबक का भाई था, यानी कि इसमें मतभेद है। कुछ लोग पुत्र बताते हैं, कुछ बताते हैं कि भाई है। आराम शाह का शासन केवल 8 माह का रहा। इल्तुतमिश ने आराम शाह को हरा दिया। आराम शाह के 2 मूर्ख तुर्क सेनानी थे, अक्सूनर एवं फारूक शाह, दोनों युद्ध में मारे गए। आराम शाह को लाहौर के सरदारों का समर्थन प्राप्त था, वहीं इल्तुतमिश को दिल्ली के सरदारों का। इल्तुतमिश जब बैठता है सल्तनत में तो वो अपनी राजधानी दिल्ली को बनाता है और दिल्ली से ही शासन करता है। इसीलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक उत्तराधिकारी, वास्तविक संस्थापक के रूप में इल्तुतमिश को जाना जाता है। तो आइए देखते हैं इल्तुतमिश की जीवनी इल्तुतमिश के शासनकाल के साथ। इल्तुतमिश ने जो सुल्तान का पद था, जिसे कहा जा रहा था कि इसमें रक्त का कोई संबंध नहीं है, ये स्वतंत्र माता पिता को उत्पन्न संतान है, लेकिन इल्तुतमिश ने इसको वंशानुगत बनाया। हालांकि हमने यहाँ तक देखा कि कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश का कोई रक्त संबंध नहीं था, वो दामाद था और दोनों गुलाम थे। गौरी से कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई रक्त संबंध नहीं था, लेकिन इल्तुतमिश के बाद जो भी शासक बैठे उनका आपस में रक्त संबंध था, स्वयं बलबन को छोड़कर। इल्तुतमिश जो 1206 ईस्वी में खोखरों के विद्रोह के समय अपनी असाधारण योग्यता दिखाने के कारण गौरी से स्वतंत्र हो गया था। गौरी ने उसे स्वतंत्र कर दिया था, ये भी गौरी का ग़ुलाम था। 1229 ईस्वी में उसे बगदाद के अब्बासी खलीफा से भी मान्यता पत्र प्राप्त हो गया स्वतंत्र शासक का, और दिल्ली का सुल्तान मान लिया गया, जबकि वो दिल्ली की गद्दी पे 1210 में ही बैठ गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद। पीरियड काफ़ी लंबा है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में मृत्यु होती है। आराम शाह गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन उनका शासनकाल नहीं होता है, और इल्तुतमिश 1236 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का शासक रहता है। 1234-35 में तुर्कों ने भिलासा के एक प्राचीन हिंदू मंदिर तथा उज्जैन के महाकाल मंदिर को लूटा और नष्ट किया। उस समय इल्तुतमिश ही शासक था। इल्तुतमिश को साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता है। इल्तुतमिश के समय में अवध में पिर्थू का विद्रोह हुआ था। विरोधी सरदारों को परास्त कर इल्तुतमिश ने अपने वफादार जो ग़ुलाम थे उनको एकत्रित किया और 40 ग़ुलामों का, 40 अमीरों का एक दल बनाया, जिसे तुर्क चहलगानी या चलीसा कहा गया। ये वो 40 अमीर सरदार थे जो इल्तुतमिश के
कहा मानने वाले थे, इल्तुतमिश के ही पीछे चलने वाले थे। 1221 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर चंगेज़ खां के आक्रमण का ख़तरा मंडराया। ये वो समय था जब चंगेज़ खां ख्वारिज़्म के बादशाह, अंतिम बादशाह जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करता हुआ सिंध तक आ गया था। जलालुद्दीन मंगबरनी से इल्तुतमिश के संबंध अच्छे थे, लेकिन जब जलालुद्दीन मंगबरनी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी सिंध में आने के बाद कि हमें शरण चाहिए, हम भारत में पनाह लेना चाहते हैं, इल्तुतमिश ने अपने दूरंदेशी का परिचय दिया और शरण देने से मना कर दिया, क्योंकि इल्तुतमिश जानता था कि अगर वह मंगबरनी को शरण देता है तो चंगेज़ खां आक्रमण कर देगा, और वो चंगेज़ खां के आक्रमण से बचने के लिए मंगबरनी को शरण नहीं देता है। और जब वो मंगबरनी को शरण नहीं देता है तो मंगबरनी वहाँ से बाहर निकलता है और उसका पीछा करते हुए चंगेज़ खां भी वापस चला जाता है, और इस तरह दिल्ली सल्तनत को चंगेज़ खां के आक्रमण से इल्तुतमिश अपने दूर अंदेशी से बचा लेता है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत को चंगेज़ खां के आक्रमण से बचाने के बाद पुनः एकत्रित रखता है। 1230-31 में इल्तुतमिश ने बंगाल पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। अब बंगाल दिल्ली सल्तनत का हिस्सा हो गया। सिक्कों पर मैंने पहले ही बताया, कुतुबुद्दीन ने सिक्के अपने नाम के नहीं छपवाए थे, खुतबा नहीं पढ़वाया था अपने नाम का, लेकिन इल्तुतमिश ने सिक्कों पर ख़ुद को खलीफा का प्रतिनिधि अंकित करवाया। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी के सिक्के चलवाए थे। इल्तुतमिश ने सिक्के पे जो टकसाल पे सिक्के छपते थे उनमें नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। जब इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय किया था तो उसने अपने सिक्कों पर अपनी पुत्री रज़िया का नाम लिखवाया था। रज़िया जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी, और इल्तुतमिश उसे अपना जानशी उत्तराधिकारी घोषित कर चुके थे, और इसका प्रमाण था सिक्के पे रज़िया का नाम। ग्वालियर विजय के बाद ही रज़िया का नाम सिक्के पर उसने अंकित करवा दिया था। मिन्हाजुद्दीन सिराज तथा मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण प्रदान किया था उसने। ये जो दो विद्वान थे, मिन्हाजुद्दीन सिराज और मलिक ताजुद्दीन, इन दोनों को इल्तुतमिश का ही संरक्षण प्राप्त था। इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर अपनी राजधानी दिल्ली को बनाई, और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक प्रारंभ होता है। इल्तुतमिश ने एक प्रथा प्रारंभ की थी, इक्ता प्रथा। शासन में इक्ता व्यवस्था, जिसमें शासक जो था, सुल्तान जो था, वो सेना का निर्माण करता था, और यहाँ से दिल्ली सल्तनत को एक स्थायित्व सेना भी मिलती है। इल्तुतमिश ने मुद्रा में सुधार किया। वह पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। इससे पहले शुद्ध अरबी सिक्के नहीं चले थे। चांदी का टंका, तांबे का जीतल, ये इल्तुतमिश ने ही प्रारंभ करवाए। इल्तुतमिश ने इक्ता संस्था का प्रयोग भारतीय समाज को सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करने, साम्राज्य को दुरुस्त भागों के केंद्र के साथ संस्थापक करने में प्रयोग किया। इल्तुतमिश ने कई प्रकार के कार्य किए जो समाज सुधार की दिशा में भी प्रमुख थे। डॉक्टर के निज़ामी के अनुसार ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी खाका बनाया था। यानी ऐबक ने एक खाका बनाया था कि दिल्ली सल्तनत ऐसे ही होगी, लेकिन उस खाके को वास्तविक रूप इल्तुतमिश ने ही दिया। इल्तुतमिश जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किए गए कुतुब मीनार के काम को पूरा करवाया। कुतुब मीनार के नींव तो रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूरा करने का काम इल्तुतमिश ने किया। इल्तुतमिश एक व्यक्ति था जिसमें एक प्रेरणा शक्ति थी शासन को अस्थायित्व देने की। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के शब्दों में यदि देखा जाए तो इल्तुतमिश निस्संदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक है। इल्तुतमिश के शासन का मुख्य आधार विदेशी मुसलमान थे, क्योंकि उसने अपने शासन की पूरी व्यवस्था विदेश से आए हुए मुसलमानों को सौंप रखी थी। उसने अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने सबसे बड़े पुत्र यानी कि ज्येष्ठ पुत्र का चयन किया था, लेकिन बाद में उसने इस चयन को तोड़ दिया। उसने अपनी पुत्री रज़िया सुल्ताना को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, लेकिन इल्तुतमिश की एक दूसरी पत्नी जो थी, जो कि रज़िया की सौतेली माँ थी, वो नहीं चाहती थी कि रज़िया भारत की गद्दी पर बैठे। जब इल्तुतमिश की मृत्यु होती है तो तुर्क अमीरों ने उसकी माँ के कहने पर
उसकी जो सौतेली रज़िया की माँ थी शाह तुर्कान, उसके कहने पर उनके पुत्र रुकनुद्दीन को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। शाह तुर्कान जो कि इल्तुतमिश की दूसरी पत्नी थी, वो अति महत्वाकांक्षी और निर्दयी महिला थी। वो एक क्रूर महिला थी और वो रज़िया से घृणा भी करती थी, नफ़रत करती थी। अपनी सौतेली पुत्री को कभी भी वो नहीं चाहती थी कि वो दिल्ली की गद्दी पर बैठे। जब दिल्ली की गद्दी पर वो बैठता है उसका बेटा रुकनुद्दीन, तो ये लोग अपने महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए कई प्रकार से ऐसे कार्य करते हैं जो कि दिल्ली के लोगों को पसंद नहीं आता है। और बाद में दिल्ली के लोगों के द्वारा 1236 ईस्वी में ही, यानी कुछ ही महीनों में, रुकनुद्दीन को दिल्ली की गद्दी से उतार दिया जाता है और रज़िया सुल्तान को दिल्ली की गद्दी का वारिस बनाकर दिल्ली का सुल्तान नियुक्त किया था। ये वही रज़िया सुल्तान है जो हमारे भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका के रूप में जानी जाती है। ये वही रज़िया सुल्तान है जो मर्दों के दरबार में कुबा और कुला यानी कि टोपी और कोट पहनकर बैठती थी, इंसाफ करती थी, युद्ध कला में पारंगत थी और एक निर्भय उदारता हृदय वाली महिला थी। और ये दिल्ली को संभाली थी दिल्ली के जनता के आग्रह पर। और ये इल्तुतमिश को पता था कि रज़िया के अंदर प्रतिभा है, इसलिए उसने अपना उत्तराधिकारी उसे नियुक्त किया था। तो आइए देखते हैं अब रज़िया सुल्ताना को, उनकी जीवनी। रज़िया की बात की जाए तो रज़िया ने मात्र 4 वर्ष तक शासन किया, लेकिन उपलब्धियों के लिए रज़िया का काल बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। 1236 से 1240 ही रज़िया सुल्ताना का काल है। रज़िया जब गद्दी संभालती हैं उस समय ग्वालियर से वापस आने पर ही इल्तुतमिश ने जब चांदी के टंके पर रज़िया का नाम छपवाया था, तो ये माना जाता है कि उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इल्तुतमिश की मृत्यु के 30 वर्षों का इतिहास में जो हमको राजाओं के बदलने, इनके इल्तुतमिश की मृत्यु से लेके आपको बलबन के राजा बनने तक जो 30 साल का काल है, इसमें कई शासक बदलते हैं और इसके लिए जो सबसे ज़्यादा जिम्मेवार होते हैं वो होते हैं अमीर सरदार जो थे, क्योंकि राजा और सरदारों के बीच मतभेद के कारण ही ज़्यादातर राजाओं को गद्दी छोड़नी पड़ती है। रज़िया के काल से ही राजतंत्र और तुर्क सरकारों के बीच संघर्ष आरंभ हो गया था। रज़िया के मामले में पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकारी के प्रश्न पर रुकनुद्दीन को हटाकर रज़िया को गद्दी पर बैठाला था, क्योंकि अमीर सरदार चाहते थे रुकनुद्दीन को, जो कि शाह तुर्कान का पुत्र था, उसे गद्दी पर बैठालना। लेकिन दिल्ली की जनता ने रज़िया को चुना और रज़िया को गद्दी पर बैठाया। रज़िया का विरोध तुर्क अमीरों ने किया था, क्योंकि वो एक महिला के सत्ता को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे, जिनमें निज़ामुल मुल्क जुनैदी, मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक सैफुद्दीन कूची, कबीर खां, अय्याज़ और मलिक इजुद्दीन सल्लारी प्रमुख थे। ये वो प्रमुख लोग थे, अमीर सरदार, जो कि इल्तुतमिश के चालीसा के ही सदस्य थे और रज़िया के विरोधी थे। मैंने आपको पहले ही बताया कि रज़िया पर्दा प्रथा को त्याग चुकी थी। वो पुरुषों के समान कोट पहनती थी, टोपी पहनती थी। फ़ारसी में कोट को कुबा और टोपी को कुला कहते हैं। वो आकर दरबार में बैठती थी, सत्ता के कार्य खुद देखती थी, युद्ध करने खुद जाती थी। एतगीन को रज़िया ने बदायूं का इक़्तिदार और फिर अमीर हाजिब का महत्वपूर्ण पद दिया तथा अल्तुनिया को तब्रहिन भटिंडा का इक़्तिदार नियुक्त किया। माना जाता है कि एतगीन और अल्तुनिया ये दोनों रज़िया के करीबी थे। रज़िया से एक तरफ़ा मोहब्बत करने वाला व्यक्ति एक था, जो कि अबिसीनियाई हबशी था। वो रज़िया के समय में अशफशाला का प्रधान हुआ करता था। अमीर आखूर, इसका नाम जलालुद्दीन याकूत था। ये एक अबिसीनियाई हबशी था, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये रज़िया से मोहब्बत करता था और रज़िया भी इससे मोहब्बत करती थी, विशेष अनुराग रखती थी। लेकिन जब 1240 ईस्वी में सरहिंद के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया, तो रज़िया उस विद्रोह को दबाने के लिए जाती है और विद्रोह को दबाने के क्रम में एक संधि के तहत वह अल्तुनिया से विवाह कर लेती है। जब वो दिल्ली से जाती है सरहिंद और वहाँ अल्तुनिया से समझौता करके अल्तुनिया से विवाह कर लेती है और विवाह के पश्चात
विद्रोह को समाप्त करके वो लौट रही होती है। इसी बीच में रज़िया की अनुपस्थिति का फ़ायदा उठाकर अमीर सरदार लोग जो थे वो रज़िया के सौतेले भाई बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठाल देते हैं। दिल्ली की गद्दी पर जब बहराम शाह को बैठाल देते हैं और रज़िया को पद से हटा देते हैं। रज़िया जब बहराम शाह के गद्दी पर बैठने की खबर पाती है और वो वहाँ से वापस सरहिंद से लौटती है तो 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को रज़िया और अल्तुनिया दोनों की हत्या रास्ते में ही कर दी जाती है। कहा जाता है कि हत्या बहराम शाह द्वारा करवाई गई थी, क्योंकि उसे पता था कि यदि रज़िया दिल्ली वापस आ गई तो वो पुनः शक्ति प्राप्त करके गद्दी पर अधिकार कर लेगी। रज़िया का जो राज्यरोहण था इसमें दिल्ली की सेना, जनता और अधिकारियों का सहयोग था, जबकि अमीर सरदारों का सहयोग नहीं था। रज़िया की जो असफलता था उसका प्रमुख कारण माना गया है तुर्क गुलामों की महत्वाकांक्षाएं। कुछ इतिहासकार रज़िया की असफलता का कारण उसके महिला होने को मानते हैं, क्योंकि अमीर सरदार लोग एक महिला की सत्ता को मानने के लिए तैयार नहीं थे। एलिफिंस्टन के अनुसार यदि रज़िया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता। बाद में बहराम शाह के बाद दिल्ली की सत्ता फिर कई शासक बैठते हैं, जो सारे के सारे शासक अमीर सरदारों के एक कठपुतली होते हैं। बहराम शाह का पूरा नाम मुइज़ुद्दीन बहराम शाह था। वो 1240 से 1242 ईस्वी तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज रहते हैं 2 साल। अपनी शासन सत्ता को सुरक्षित करने के लिए तुर्क अधिकारियों ने एक नवीन पद बनाया इसी समय, जिसका नाम दिया नायबे मुमलकत। ये वो पद था जो राजा को केवल एक कठपुतली बना देता है, क्योंकि ये नायबे मुमलकत अमीर सरदारों के जो वफ़ादार होते थे, जो चटुकार होते थे, उन्हें मिलता था और पूरी सत्ता वही संभालते थे। सारे अधिकार इनके हाथों में होते थे। राजा केवल नाम मात्र का रह गया था। सर्वप्रथम जो इस पद पर बैठा वो कौन था? सर्वप्रथम यह पद मिला रज़िया के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले नेता इदगीन को। इदगीन को मिलता है ये पद। इस प्रकार वास्तविक शक्ति व सत्ता के बाद अब 3 दावेदार हो गए, एक तो सुल्तान, दूसरा नायब और तीसरा वज़ीर। अब इन तीनों में सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गई। बहराम शाह के ही शासनकाल में 1241 में भारत पर मंगोलों का आक्रमण हुआ। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 में गद्दी पर बैठते हैं और 4 साल शासन करते हैं 1246 तक। इनके शासनकाल में समस्त शक्ति 40 जो इल्तुतमिश ने बनाई थी तुर्क चहलगानी, उनके हाथों में चली जाती है। और इस समय भारत में जो अमीर हाजिब का पद है उस पर आता है बलबन। ये वही बलबन है जो ग़ुलाम वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक है। ये वही बलबन है जो इल्तुतमिश के बाद सबसे ज़्यादा वक्त तक शासन करता है। और ये वही बलबन है जिसने लौह और रक्त की नीति दी थी। बाद में अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद 1246 में भारत की गद्दी पर बैठते हैं नसरुद्दीन मोहम्मद। सत्ता में इनकी स्थिति लंबी है, लेकिन कार्य बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कार्य सारे बलबन ने किए। ये नसरुद्दीन मोहम्मद मधुर एवं धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। ये खाली समय में कुरान की नकल करते थे, यानी हाथ से कुरान लिखते थे। मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी तबाक़त नसीरी में इन्हीं के बारे में लिखा है, इन्हीं को समर्पित की है, इन्हीं की जीवनी है मिन्हाजुद्दीन सिराज। ये भी एग्ज़ाम क्वेश्चन में आता है कि तबाक़त नसीरी किसके विषय में है, किसको समर्पित है? नसीरुद्दीन महमूद को। तबाक़त नसीरी के लेखक कौन है? मिन्हाजुद्दीन सिराज। ये मिन्हाजुद्दीन सिराज नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में मुक्काज़ी के पद पर थे, लेकिन बाद में षड्यंत्र द्वारा इन्हें इनके पद से हटा दिया गया। कहा जाता है कि षड्यंत्र बलबन द्वारा ही किया गया था, क्योंकि ये काफ़ी शासक के नज़दीक चले गए थे। नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में समस्त शक्ति बलबन ने अपने हाथों में ले रखी थी। 1249 ईस्वी में उसने यानी कि बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की गई। पहले ये बलबन जो थे ये अमीर हाजिब थे, बाद में उलुग खां की उपाधि लेते हैं
और बाद में ये नायब मुमलकत का पद ग्रहण करते हैं। और इस तरह राजा की समस्त शक्ति बलबन के हाथों में चली जाती है। बलबन के शासन में 40 साल में 20 साल ये था जब वो नसीरुद्दीन महमूद के समय में संपूर्ण सत्ता हाथ में लिए हुए थे, और 20 साल वो है जब वो खुद शासन कर रहे थे। नसीरुद्दीन महमूद के बाद दिल्ली की सत्ता पर बलबन बैठते हैं। इन्हें अंतिम गुलाम वंश के शक्तिशाली शासक के रूप में देखते हैं। तो आइए देखते हैं बलबन को। बलबन 1265 में ये नसीरुद्दीन के बाद गद्दी पर बैठते हैं और 1287 ईस्वी तक ये दिल्ली की सत्ता पे रहते हैं। इनका कुल अगर शासनकाल होगा तो 40 साल मान सकते हैं, 20 साल वज़ीर के हैसियत से और 20 साल सुल्तान के हैसियत से। जब ये वज़ीर थे तब भी शासन यही कर रहे थे। बलबन दिल्ली सल्तनत का ऐसा व्यक्ति था जो सुल्तान ना होते हुए भी सुल्तान के छत्र का उपयोग करता था। वह पहला शासक था जिसने सुल्तान के पद और अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से अपना एक विचार प्रकट किया। उसका मानना था कि सुल्तान की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए, सुल्तान को सुल्तान बनाए रखने के लिए सुल्तान का कठोर होना ज़रूरी है। वो रक्त एवं लौह के नीति को अपनाता था। रक्त एवं लौह की नीति थी कि यदि कोई आपकी विचार को नहीं मानता है, राजा की अवहेलना करता है, तो उसे रक्त के सहारे यानी कि मृत्यु द्वारा या उसको तलवार के भय से, लौह मतलब तलवार के भय से अपने नीचे लाया जा सकता है। बलबन जो कि राजतत्व के सिद्धांत की 2 विशेषता बताता था, उसका एक विशेषता मानना यह था कि सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है, और दूसरा मानना था कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। वो हमेशा कहता था कि सुल्तान यदि निरंकुश नहीं होगा तो उसे पद से हटाना आसान होगा, इसलिए वो खुद को निरंकुश रखने में ही अपनी सत्ता का स्थायित्व मानता था। उसके अनुसार सुल्तान जो होता था, राजा जो होता था, वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। वो ईश्वर के द्वारा भेजा गया शासन करने के लिए। वो अपने आप को पैगंबर के नीचे मानता था। बलबन अपने को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित करता है। अफ्रिस्याब वंशज तथा शासन को ईरानी आदर्श के रूप में व्यक्त करता है, यानी बलबन खुद को ईरानी बताता है। उसने खुद को बताया है कि वो अफ्रिस्याब वंश का है। बलबन के बारे में फिरदौसी ने शाहनामा में लिखी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आया हुआ है कि शाहनामा के लेखक कौन है, तो फिरदौसी। या फिरदौसी ने किस पुस्तक की रचना की, तो शाहनामा की रचना की। बलबन उन सभी जागीरों की जांच करवाई जिसे जो भी उसने व्यक्ति में या फिर जिस व्यक्ति को सेना के द्वारा सैनिक कार्यों के लिए जो भी संपत्ति दी गई थी उन सब की जांच करवाई। उसने अपने समय में ऐसे सैनिकों को जिनकी आयु हो गई थी उनको नौकरियों से हटा दिया। अगर बात की जाए जागीरों से आय एकत्र करने की, तो उसने कर्मचारियों को नकद धन देने की शुरुआत की और उनकी जागीरों को वापस ले लिया। जबकि पहले सैनिकों को नकद ना देकर जागीर दी जाती थी, भूमि दी जाती थी। उसके समय में उसने क्या किया कि जो वज़ीर के पद थे उसकी वैल्यू घटाई। वो जानता था कि अगर वज़ीर का पद शक्तिशाली रहा तो राजा का पद कमज़ोर पड़ जाएगा, इसलिए उसने वज़ीर के पद की शक्ति घटा दी। नायब जैसे पद जो थे उसके समय में उसको ख़त्म कर दिया। उसने ऐसे सैनिकों को जो अब सेवा योग्य नहीं थे, जो बूढ़े हो गए थे, उनको पेंशन देकर सेवा मुक्त कर दिया। यानी कि एक एक करके बलबन ने उन सारे चीज़ों को समाप्त किया जो उसको कमज़ोर करता था। चालीसा जो इल्तुतमिश ने गठित किया था, जो बार बार राजाओं को बदलने के लिए जाना जाता था, जब बलबन राजा बना तो उसने चालीसा को ही समाप्त कर दिया। चालीसा दल का दमन कर दिया। बलबन का जो शासनकाल है उसमें सफलता का जो श्रेय दिया जाता है उसके गुप्तचर विभाग को। उसका गुप्तचर विभाग बहुत ही संगठित था और यही कारण था कि बलबन के शासनकाल में कोई विद्रोह नहीं हो पाया। गुप्तचर विभाग की स्थापना सामंतों की गतिविधियों की निगरानी के लिए उसने की थी। मंगोलों का मुकाबला करने के लिए उसने एक अलग सैन्य विभाग बनाई। दीवाने अर्ज़ की स्थापना की। उसने सिजदा और पाबोस की प्रथा को अपने दरबार में फिर से शुरू करवाया, जो कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से गलत था। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से गलत होने के कारण सजदा प्रथा और पाबोस प्रथा को रोक दिया गया था, यानी कि राजा को सजदा करना, पाँव के बल, घुटने के बल झुककर सलाम करना, इसको मना कर दिया गया था। ये इस्लाम में मना था, ममनून था। लेकिन बलबन ने राजा की शक्ति को शक्तिशाली दिखाने के लिए इसकी प्रारंभ करवाई। ईरानों का एक त्यौहार था नौरोज़, आज भी मनाया जाता है। बलबन ने अपने शासनकाल में नौरोज़ प्रथा की शुरुआत करवाई।
राज दरबार में भी नौरोज़ होने लगे, नौरोज़ फेस्टिवल मनाया जाने लगा। 1279 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान ने विरोध कर दिया, विद्रोह किया। ये ग़ुलाम सरदारों का पहला विद्रोह था। तुगरिल ने मुग़ीसुद्दीन की उपाधि ग्रहण की और अपने नाम के सिक्के चलवाए, खुतबा पढ़ाया। बाद में बलबन ने विद्रोह को दबाया और मुग़ीसुद्दीन को, जो तुगरिल ने मुग़ीसुद्दीन को क्या किया, मृत्युदंड दे दिया। उत्तर पश्चिम की सीमाओं पर मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए उसने एक दीवारों की श्रृंखला बनवाई थी तथा वहाँ की सूबेदारी अपने ज्येष्ठ पुत्र शहज़ादा मुअज़्ज़म को सौंपा था। मोहम्मद को, मुअज़्ज़म नहीं, मोहम्मद को। ये वही शहज़ादा मोहम्मद हैं जिनके साथ अमीर खुसरू रहा करते थे। अमीर खुसरू, जिनको तूतुए हिंद के नाम से जानते हैं, तूतुए हिंद, ये बाद में अलाउद्दीन खिलजी तक जाते हैं। कई शासकों का शासनकाल इन्होंने देखा था। शहज़ादा मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है। शहज़ादा मोहम्मद के साथ कई लोग रहते थे। विख्यात कवि अमीर खुसरू ने प्रारंभिक जीवन वहीं शुरू की। अमीर हसन ने उनके साथ अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत की। लेकिन शहज़ादा मोहम्मद और बलबन दोनों की मृत्यु के बाद जो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है वो बैठता है बलबन का पौत्र यानी पोता कैकुबाबाद। कैकुबाबाद एक विलासी एवं कामुक व्यक्ति था, यानी भोग विलास में रहने वाला व्यक्ति था। परिणाम ये होता है कि दिल्ली की सत्ता कमज़ोर पड़ जाती है। दिल्ली की सत्ता में अमीरों ने, जो कि अमीर थे, जो कि दिल्ली की सत्ता पर अधिकार करना चाहते थे, वो आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। वो कैकुबाबाद की हत्या कर देते हैं। कैकुबाबाद की हत्या क्यों कर देते हैं? क्योंकि कैकुबाबाद दिल्ली की सत्ता संभालने के लिए तैयार नहीं था। कैकुबाबाद कमज़ोर था। कैकुबाबाद में दिल्ली की सत्ता को कंट्रोल करने का ताकत नहीं था। इस तरह 1290 ईस्वी में दिल्ली की सत्ता का अंत होता है और दिल्ली की सत्ता का अंत होने के साथ ही जो अमीरों के एक गुट का नेता था जिसका नाम था मलिक फ़िरोज़, वो जलालुद्दीन खिलजी के नाम से एक नए राजवंश खिलजी वंश की नींव डालता है कैकुबाबाद की हत्या करने के बाद। तो ये एक अमीर सरदारों के दल का ही नेता था जिसका नाम था मलिक फ़िरोज़। लेकिन जब वो खिलजी वंश की स्थापना करता है तो वो अपना नाम रखता है जलालुद्दीन खिलजी और 1290 ईस्वी में ग़ुलाम वंश के अंत के साथ ही खिलजी वंश की स्थापना होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपके साथ ग़ुलाम वंश की चर्चा की। ग़ुलाम वंश में जितने भी शासक हुए, उनके कार्य, उनके विद्रोह, उनकी उपलब्धि, उनके शासनकाल पर हमने एक विस्तृत चर्चा की। आप अगर चाहें तो इसे एक नोट्स की शक्ल दे सकते हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे भी इसे बना सकते हैं। वैसे तो मैं सल्तनत काल ख़त्म होने के बाद सल्तनत काल का MCQ या वन लाइनर दोनों में से जो भी पॉसिबल होगा आपके साथ शेयर करूँगी ही। लेकिन अगर एक शॉर्ट नोट आप बनाना चाहते हैं तो वो नोट्स आपके इस मटेरियल से बन सकता है। PDF आपके सामने है, मैंने आपको समझा दिया है। आई होप ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। लाइक एंड शेयर करके औरों तक पहुंचाएं, औरों को फ़ायदा दें। आज के लिए इतना ही। कल मैं आपके साथ चर्चा करूंगी खिलजी वंश के विषय में। हम एक एक करके सारे वंशों को देखेंगे और दिल्ली सल्तनत को समाप्त करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।